हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकास मार्ग के अंतर्गत पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी पथ ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमिक्स। ये जो किताब है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत है, जिसका कोड है SOCR 413। तो ये MA के बच्चों के लिए जो सोशोलॉजी यहाँ पर MA में रखे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम जो आज टॉपिक करेंगे इसमें जो है मार्क्सवाद के पूंजीवादी में क्या विचारधारा थी, यानी पूंजीवादी के निवेश में जो है कार्ल मार्क्स के विचारों का यहाँ पर हम पहले विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी के विनाश के संबंधी कार्ल मार्क्स की क्या विचारधारा थी। यानी समस्याएं भी हो सकती है, विनाश शब्द भी यूज़ किया जा सकता है। यानी मार्क्स व्यू ऑन द प्रॉब्लम ऑफ लेजिटिमेशंस ऑफ कैपिटलिज्म या कार्ल मार्क्स एज अ थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डिस्ट्रीग्रेशन। तो क्वेश्चन कुछ भी हो, ये आपको समझ आ गया होना चाहिए कि मार्क्सवाद ने पूंजीवादी के अंतर्गत समस्या या विनाश का क्या कारण बताया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो MA में सोशोलॉजी ले रखी है। अगर हम बात यहाँ कार्ल मार्क्स के अंतर्गत करें तो कार्ल मार्क्स ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में जो है पूंजीवाद के नाम दिया उन्होंने। यानी कार्ल मार्क्स ने अपने समय की सामाजिक व्यवस्था में पूंजीवादी का नाम जो है दिया। पूंजीवाद किसके कहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि पूंजीवाद किसको कहते हैं, और इसका अध्ययन करने से पहले पूंजी तथा पूंजीपति किसे कहा जाता है सो जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आता है कि पूंजी होती क्या है, यानी व्हाट इज़ अ कैपिटल, पूंजी आखिर होती क्या है। तो कहते हैं मार्क्स ने पूंजी का बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण किया। कहते हैं मशीनों, इमारतों, कच्चा माल, धन, बालन आदि जो है पूंजी है। समझ रहे हो बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि मशीन आप खरीद ले, इमारत आप ले ले, कच्चे माल ले ले, धन ले ले, बालन आदि जो है आपका पूंजी है। ये सारे आपका कैपिटल है, क्योंकि जब भी आप इसको बेचिएगा कुछ ना कुछ आपको जो है धनराशि प्राप्त होगी, तो वो पूंजी है। ठीक है, एक ह्यूमन कैपिटल होता है तो एक आपका सिंपल पूंजी होती है। पर इसका भाव यह नहीं है कि प्रत्येक मकान पूंजी ही हो या प्रत्येक मशीन पूंजी हो। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए मकान बनाता है तो उसे उसमें रहता है और आप ही घोड़े की सवारी करता है, आप ही जो है किस्ती का प्रयोग करते हैं या उससे ज़्यादा नहीं कमाता, तो वह पूंजी नहीं है। यानी पूंजी तो तब बनती है ना कि आप उसको और भी स्टेबलेट करते हो और भी आगे बढ़ाते हो। अगर आप स्वयं ही उस चीज़ों का उपभोग कर रहे हो तो वो आपका पूंजी नहीं होगा। अगर उनका जो है इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला गया कि वो मकान पूंजी नहीं है, मकान पूंजी नहीं है क्योंकि आप स्वयं इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वही अगर आप रेंट पे दे देते हो तो वो पूंजी में आ जाती है, क्योंकि हमें मकान से भी कुछ पूंजी प्राप्त हो रही है। घोड़ा है और घोड़ा आप स्वयं ही सवारी कर रहे हो तो वो पूंजी नहीं कहलाएगी, लेकिन जब आप दूसरे के जो है धन पे अगर देते हो तो वो पूंजी कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजी का अर्थ क्या होता है। पूंजी का अर्थ होता है जिससे आपको ईर्जन हो, जिससे आपकी कमाई हो, तो वो पूंजी के रूप में संग्रहित की जाती है। संपत्ति आर्थिक व्यवस्था में तभी पूंजी कहलाती है जब इसका प्रयोग ज़्यादा मूल्य कमाने के लिए किया जाए। यानी जब आप कोई भी चीज़ का उपयोग जो है अपने इस्तेमाल के जगह पर उससे अधिक जो धनराशि कमाने में करोगे तब वो संपत्ति कहलाती है। कहने का भाव यह है कि जब वो श्रमिक जो नौकरी करने के लिए प्रयोग किए जाएं, जो वस्तु का उत्पादन करते अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त करें। जनरल सी बात है, अगर आप अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हो तो वो पूंजी कहलाएगा, वो संपत्ति कहलाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पूंजीपति कौन होते हैं, हु इज़ द कैपिटलिस्ट। कौन होते हैं पूंजीपति? पूंजीपति वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखता हो, यानी जो उत्पादन होता है वो उसका मालिक हो। जैसे कारखाने, मिलें आदि इसके हाथों में हो, यानी बड़े बड़े कारखाने, मिलें मालिक हो, पूंजीपति कहलाते। जैसे आपको पता है कि रिलायंस कंपनी जो यूज़ करते हो आप, उसके जो मालिक होगा वो पूंजीपति कहलाएगा, क्योंकि उसके हाथ में सारे कुछ चलता है। तो वो जो है आप उसके प्रयोग नहीं करता, यानी वो व्यक्ति स्वयं उसका अधिक प्रयोग नहीं करता, यानी दूसरों के लिए जो बनाता है।
कारखाने जो होते सामान बनते हैं स्वयं जो है मालिकों के लिए नहीं बनता है, वो उसको बेचने के लिए बनता है। तो समझ गए होंगे पूंजीपति कौन होते हैं, जो कोई भी साधनों का जो स्वामित्व रखते हो, चाहे वो कारखाना हो चाहे मिले हो, उनके हाथों में हो और वो उसका उपयोग नहीं अधिक करते हो, बल्कि हजारों काम वाले को काम देकर उत्पादन करवाते हैं। तो वो पूंजीपति कहलाते हैं, जो उस काम में लगे करने के लिए हजारों व्यक्तियों को काम देते हैं और वो अपना उत्पादन करते हैं, वो पूंजीपति कहलाते हैं। और दूसरे व्यक्तियों से मेहनत करवा कर सारा अतिरिक्त मूल्य आप हजम कर जाते हैं, यानी जो जितने भी मुनाफा होती है सारे के सारे स्वयं ही रख लेते हैं। वो कहते हैं ना, आज देखिए पूंजीपति की बहुत बोलबाला होती है। आज देख लीजिए कोई भी अगर धनवान व्यक्ति है तो वो बड़े बड़े फैक्ट्री या दुकान खोलता है और वो सिर्फ वहाँ पर बैठा रहता है। सारे काम जो होते हैं मजदूर कर रहे होते हैं और मजदूरी से जो है मजदूरी करा के सारे पैसे जो है वो स्वयं रखते हैं और मजदूर को जो है उसमें से जो वो रखते हैं, जो बेस पे रखते हैं उनको देते हैं। तो वो पूंजीपति कहलाएंगे। और मजदूर तो बेचारा मजदूरी कहलाएगा, जो कल भी मजदूरी कर रहा था और आज भी वो मजदूरी ही कर रहा है, तो इसे पूंजीपति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीपति किसे कहते हैं। अगर देखा जाए आगे, जिन सामाजिक व्यवस्थाओं में इस तरह का वर्ग उत्पादन के साधनों का मालिकियत द्वारा उत्पादन व्यवस्था को अपने हाथ पर केंद्रित कर लेता है और उत्पादन अपने निजी लाभ के ध्यान में रखता है, उसे पूंजीपति कहती हैं। यानी जो अपने लाभ के लिए जो है करता हो और व्यक्तियों को रख के जो है अपने हाथ में उसको केंद्रित कर रहा हो, तो वो पूंजीपति कहलाता है। पूंजी का संग्रह प्राचीन काल में जो है पृथक लूट थी, यानी देखा जाए तो प्राचीन काल में इसको लूट का नाम दिया गया था और वर्तमान काल में जो है अपृथक लूट बन गया है। क्योंकि आज अपृथक है, क्योंकि आज प्रत्यक्ष तौर पर लूट नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ से लूट रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पूंजीपति उन वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करते हैं जिनमें उन्हें अपनी निजी लाभ की ज़्यादा आशा रहती है। जनरल सी बात है, पूंजीपति उन्हीं सामानों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं जिनसे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, जिनसे काफ़ी उनको मुनाफा होता है। तो उन्हीं चीज़ों का जो है अनुसरण करते हैं, उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। उत्पादन व्यवस्था समाज के हित के लिए नहीं, सामाजिक जरूरत की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि जब भी उत्पादन व्यवस्था समाज के हितों के लिए नहीं की जाती है या सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए नहीं की जाती है, बल्कि अपने निजी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। और इसका कारण क्या है, आपने सामान देखे होंगे, कोई सामान लेके आता तो कुछ ही समय में जो है ख़राब हो जाता है। कारण क्या है, उसको घटिया क्वालिटी की बनाई गई। घटिया क्वालिटी क्यों बनाई गई? क्योंकि उनको सिर्फ धन कमाना है। उन्होंने समाज को हित में रख के नहीं किया, नहीं देश के रख के हित में उनको बनाया, उन्होंने सिर्फ अपने लाभ के लिए बनाया। आज देखिए भारत में ऐसे बहुत से डुप्लीकेट सामानों का जो है धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये धड़ल्ले जो ये बनाए जा रहे हैं डुप्लीकेट सामान सब, क्या सरकार इससे अवगत नहीं है? मैं आपको साफ बता दूं, साफ शब्दों में बता दूं कि इसमें सरकार का भी हिस्सा होता है डुप्लीकेट सामानों में। तभी तो उनको पता है कि हर जगह बनता है डुप्लीकेट, लेकिन जब वो छापा मारते हैं, जब उन पर प्रेशर पड़ता है, जनरल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण ही दे देता हूँ कि आपको पता है कई क्षेत्रों में शराबबंदी है, कई क्षेत्रों में जो है आपका लिफाफे बंद है, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं कि जिस क्षेत्र में ये चीज़ बैन है ना, उसमें धड़ल्ले से उपयोग होता है। क्या आप ये विश्वास कर सकते हो कि जिस क्षेत्र में शराबबंदी हो, क्या वहाँ के मंत्रियों के पार्टियों में शराब के बोतल नहीं खुलते होंगे? खुलते हैं कि नहीं, आप स्वयं समझ सकते हो। कमेंट करके बताना कि खुलते नहीं हैं उनके पार्टियों में। जो बड़े बड़े पार्टी करते हैं, बड़े बड़े ऐश का, वो लोग पीते ही नहीं होंगे मंत्री लोग सब। क्यों नहीं पीते होंगे, सब होता होगा। लेकिन पकड़े कौन जाते हैं? आम गरीब बंदा। आम गरीब बंदा को पकड़ते हैं ये जाके। मैंने एक देखा, एक व्यक्ति जो है एक क्षेत्र में जो था लिफाफे जो थी बैन थी, ठीक है। सरकार ने जब ये लिफाफा बैन किया गया, बड़े ही खूबसूरती से लोगों में ये बैन दिखाया गया। यहाँ की आपको कागज़ के लिफाफे बनाए गए, बहुत अच्छे चला 1-2 महीना। लेकिन 2 महीने के बाद क्या हुआ, सरकार आराम से जाके बिस्तर पर सो गई और पुलिस वाले आराम से अपना बैठ गए। लोग धड़ल्ले से भी लिफाफा स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर जब सरकार पे दबाव पड़ी तो पुलिस वाले पे दबाव डाला और फिर से जो है लिफाफे बैन हो गई। लेकिन गलती से एक गरीब व्यक्ति के पास लिफाफा मिल गया, एक लिफाफा सिर्फ। आई पुलिस,
500 के पत्ता काट दिया उसका। अब उसी क्षेत्र में जाके देखिए, लिफाफा उस क्षेत्र में, उस राज्य को ये कहा जाता है लिफाफा बैन क्षेत्र, लेकिन देखिए वहाँ पर हर जगह पर लिफाफों का ऐसा उपयोग हो रहा है जैसे कि जिस क्षेत्र में उपयोग होता भी होगा उस क्षेत्र से 100 गुना अधिक हो रहा है। तो करप्शन कहाँ है? आप देखिए, ये सारे एनालिसिस आप करप्शन समझे कहाँ हुआ है? जब लिफाफा की फैक्ट्री ही नहीं रहेगी तो लिफाफा आएगा कहाँ से? तो समझ गए ना बात। और लिफाफे फैक्ट्री वाले सरकार को इलेक्शन में करोड़ रुपया देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि इलेक्शन जो है आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने पैसे निर्धारित कर रखी है कि आप इतना से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकते, इवन कि 50,000 से अधिक नहीं खर्च कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन में सिर्फ 50,000 या 1 लाख खर्च होता होगा? अरे 1 लाख तो उनको एक व्यक्ति को देने में ही लग जाती है। आप समझिए करप्शन कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब होती है निजी लाभ, और निजी लाभ कमाने में सरकार इनको मदद करती है और इससे देश नुकसान में पहुंचता है, देश के लोगों को नुकसान होती है। कहते हैं जहरीली शराब जो चोरी छुपे बनाई जा रही होती है सरकार के डर के कारण, इनके कारण क्या होता है कि जहरीली शराब बना बना के लोग बेचते हैं और आम व्यक्ति जो है इसको पी के मरती हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। कहते हैं पूंजीवादी मनुष्य के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, परंतु वह अन्याय पर आधारित होने के कारण हानिकारक है। कहते हैं जितने भी पूंजीपति हैं सब के सब जो है गलत तरीका से जो है अपनी संपत्ति को अर्जित करती हैं, और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इससे अन्याय पर आधारित होने के कारण ये बहुत काफ़ी हानिकारक है। आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पर जो है पहले हम लोग रिचार्ज किया करते थे, 10 रुपया 20 रुपये का रिचार्ज होता था। हम लोग जितनी होती बात करते थे उतना ही हम रिचार्ज करवाया करते थे, और जब फालतू की बात है तो हम मोबाइल में कभी करते भी नहीं थे। लेकिन जब नया कंपनी खोली गई, सरकार कंपनी वालों ने क्या किया, 1 साल के लिए उनको लालच दे दिया, फ्री कर दिया सब कुछ। लेकिन जैसे ही 1 साल ख़त्म हुआ वैसे ही इन्होंने जो रिचार्ज की सिस्टम थी, जहाँ 10 रुपये का कूपन 20 रुपये कूपन होती थी, अब लो 300 250 500 का रिचार्ज करवाओ। तो हो गया ना वही कि अपनी ये जो है लाभ कमाने के लिए उन्होंने कंपनी खोला। क्या भारत के लोगों को उन्होंने सोचा समझा कि आम गरीब व्यक्ति कैसे इतना बड़ा रिचार्ज करवाएगा, कैसे वो पैसा इकट्ठा करेगा, कैसे करेगा? आज तो जिन व्यक्तियों को नेट की ज़रूरत नहीं होती, छोटे मोबाइल होता है, उसमें भी उतने का ही रिचार्ज होता है, चाहे वो इंटरनेट यूज़ करे चाहे ना करे। कॉल अगर आप एक भी कर रहे हो फिर भी आपको 250-300 के रिचार्ज ही करवाने पड़ेंगे। तो इसमें आम व्यक्ति को लूटा गया ना। और आपको पता है आज तो फ़ोन के बिना कोई रह ही नहीं सकता। तो सरकार ने सिर्फ भारत के आम व्यक्तियों के बारे में कहीं नहीं सोचा तो सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में। आम गरीबों को तो लूटना सरकार की नीति बन गई है। और ये कहते हैं आपका विकास, हमका विकास, सबका विकास। क्या विकास? कहिए कि उद्योगपतियों का विकास कैसे हम करें। आपने देखा होगा ये सिस्टम आए दिन ये देखने को मिलता है। पूंजीवाद व्यवस्था में कुछ ऐसे अंदरूनी विरोध छिपे हुए हैं जो आपको पतन की तरफ ले जा रहे हैं। बात सच्चाई है, यहाँ पर क्लियर बोली गई है कि पूंजीपतियों के अंदर ऐसी विरोधी बातें छिपी हुई है जो भारत को पतन पे ले जा रही है, और शायद ये बात सरकार को नहीं समझ आ रही है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि आज वो सरकार है कल उद्योगपति है, एक दिन जरूर की ही विनाश कर देगी। जर्नल से यहाँ पर साफ शब्दों में आपको लिखा नज़र आ रहा है कि अंदरूनी विरोध जो छिपे हुए हैं उसके पतन की तरफ ले जा रही है हमारे भारत देश को, और एक दिन जरूर ही विनाश कर देंगे। अब इससे अधिक हम क्या करें? लिखने वाले ने भी साफ शब्दों में इस बात को लिखा है, उनको भी इस बात का एहसास था, लेकिन ये बात वो नहीं कह सकते थे, इसलिए किताबों में इस बातों को रख दिए। मैं भी कहता हूँ नहीं कह सकता हूँ, वो तो आपके साथ सिर्फ इन बातों को सच्चाई बताने की तरफ ध्यान दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोग समझदार बन जाओ तो भारत में इस तरह के जो है राजनीतिक ही ना होगी, और ना ऐसे पूंजीपति भारत में रहेंगे। मैं तो ये भी जानता हूँ कि पूंजीपति भारत में लोगों को लूट रहे हैं, गरीब लोगों को, और विदेश में सपनों के महल बना रहे हैं। क्या मैं बताऊँ? पूंजीवाद में पहली कमी वर्ग संघर्ष ही है। पूंजीवाद में पहली जो कमी वर्ग है संघर्ष, वो संघर्ष नहीं करती हैं। मार्क्स ने समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष की बड़ी भेंट प्रदान करते हुए कहा है कि आज तक स्थापित समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारा देश जो है संघर्षों का देश है, हमने शुरू से ही संघर्ष करना ही जाना है। स्वतंत्र तथा दास, प्रोटेस्टेंट तथा जो है पेलिविनियन, सनातन, किसान,
ग्रिड मालक तथा यात्री का शब्द में पोषक और शोषित नहीं तो एक दूसरे की विरोधी करते हुए कभी गुप्त तो कभी स्पष्ट तौर पर युद्ध में लगे रहे हैं। जनरल सी बात है, भारत में कभी शोषण जो है प्रत्यक्ष तौर पे होता है, कभी अप्रत्यक्ष तौर पे हो रहा है। और उसने बताया कि समाज उत्पादन व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग उन व्यक्तियों को होता है जिनके हाथों में उत्पादन साधन होती है, जिसमें भूमि, कारखाने आदि सम्मिलित होती है। और यह वर्ग आप अपने हाथों में मेहनत नहीं करते हैं बल्कि दूसरे व्यक्तियों से मेहनत करवाते हैं और उनकी जो है लूट खुस्ट कर कर के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के निजी जो है तो इकट्ठा भी करते हैं। तो ये जनरल सी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत में इस तरह की बातें नहीं होती है। यहाँ पर तो सबको साथ सबका विकास की धारणा होती हैं। क्या ये किताबी बातें होती कि क्या बड़े बड़े नेताओं के मुँह की बातें होती है? अरे भाई, अगर भारत के अगर आम लोगों को विकास करना है तो उनको संसाधन दीजिए, सुरक्षा दीजिए। आज देखिए लोन तो आप लोग भी लेते रहते होंगे। आपने पता है कि लोन में भी बहुत बड़ी षड्यंत्र होती है आजकल। अगर मान लीजिए आप कोई लोन ले रहे हो, जनरल सी बात, अगर आप 1-2 किस्त नहीं चुकाते हो तो क्या करती है कंपनी? आपको पता ही है, वो आती है, आपका सामान लेके चली जाती है। यही होता है ना, आप यहीं तक सीमित हो। लेकिन जब 5-6 साल बीत जाएगा ना, जब आपको फाइनेंस कंपनी की तरफ ये नोटिस आएगा कि आपका जो सामान था हमने बेचा लेकिन उससे हमें कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो आपको जो है आप जो सामान लिए थे उसका और कर्ज चुकाओ आप अब यानी उससे आपसे दुगना पैसा वसूलेगा। किसके नाम से? NOC नाम से, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं चुकाइएगा तो आप लोन लेने के लायक नहीं रहिएगा। इसलिए जबरन जो है हमें पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हम NOC नहीं देंगे। आप कहीं भी लोन नहीं ले सकते, ना आप ले सकते हैं ना आपके बच्चे ले सकते हैं। देखा, हो गया ना 500 का 50,000 का लफड़ा। तो ये कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। सरकार अगर ऐसी नीतियों का अनुसरण न करे और ऐसे कंपनियों पर ब्रेक लगाए तो शायद भारत के लोगों को ऐसे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों, यहाँ पर जो ये सरकार नीति अपना रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सामान भी कंपनी उठा के ले गई और आपसे किस्त भी लगवा ली? आपको पता है डाउन पेमेंट जमा करके आप कोई सामान लाते हो, तो सर कहते कंपनी वाले ने सामान भी लेके चली गई और बाद में जो सामान हमारे पास नहीं है उसका किस्त जमा कीजिए। ये क्या अर्थ हुआ? इसका कोई अर्थ बनता है? जब आप हमसे ही कर्ज चुकवाना था तो हमारे सामान हमारे पास रहने देते, आप उसमें जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जोड़ते रहते। आप सामान भी ले गए और दूसरा से हमसे फिर से कर्ज लोगे, फिर से हमें पैसा लोगे। ये सरकार की नीति तो किसका नीति है? और पता है बाद में क्या कहेंगे? आपने तो डॉक्यूमेंट साइन किया था। अरे बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, जब इनको कोई आप फाइनेंस कंपनियों के पास कोई लोन लेने जाओ ना तो एक बुकलेट पकड़ा देते हैं आपको और एक अक्षर भी पढ़ने नहीं देते हैं। कहते भाई यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। साइन करते करते आधा घंटा बीत जाती है। तो आपने क्या पढ़ा? क्या उनकी नीतियों का जाना? क्या सरकार ने इसमें पारदर्शिता रखी? और ये नियम कौन बनाता? सरकार बनाती है, सरकार के विभाग के लोग बनाते हैं। तो क्या वो सोए हुए हैं? कैसे भारत के देश के लोगों के जो है ये लोग जागरूक करेंगे? कैसे भारत देश को चलाएंगे? मैं इस बात से बहुत ही जो है अपसेट हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है। कहते हैं यहाँ पर तो आम व्यक्ति लोन लेने की फिराक में रहती है कि भाई मेरे पास फ्रीज नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जब ऐसे जो है फाइनेंस कंपनियाँ करेगी तो सरकार अगर ब्रेक नहीं लगाएगी तो आम गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? ये सच है और ये हकीकत है और ये वास्तविकता है और ये आप इसे जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा त्रिपाण सिटी सेंटर कहता है कि जब भी लोन लो तो सोच लेना कि कहीं बीमार तो बीच में नहीं पड़ जाओगे, कहीं लोन तो आप नहीं चुका पाओगे, और ना चुका पाया तो यही समस्या आपको समक्ष आएगा, तो आपको भी 2-4 हाथ करना पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश के फाइनेंस कंपनियों का है और सरकार की गलत नीतियों का है। तो जनरल सी बात है, आज हर कोई जो है भारत के आम गरीबों के लूटने में लगा हुआ है, चाहे बड़े बड़े कंपनी हो चाहे सरकार हो, सब भारत के देश के लोगों को लूटने में लगा हुआ है। और यही बात यहाँ पर मार्क्स ने भी कहा कि इस वर्ग को मार्क्स उत्पादन साधन युक्त भी कहते हैं और एक दूसरे वर्ग जो है यहाँ उत्पादन साधनहीन होते जा रहे हैं। और इन्होंने मार्क्स ने ये बात भी बोला कि ये सारे उत्पादन जो है साधनहीन कहलाकर बुलाया जाता है, जो कि उत्पादन साधनों की मालिकता में वंचित होती है। यहाँ मालिकता नहीं मिलती है, इन चीज़ों में मालिकता आपको नहीं मिलेगी। कोई चीज़ लेते हो तो वो मालिक आप नहीं कहलाते हो,
आप सिर्फ कहलाते हो सिर्फ यूज़ करने वाले। जब यूज़ नहीं होगा, जब आप नहीं दे पाओगे, ठीक है, किराया नहीं दोगे तो आपको मार के भगा देंगे और बाद में आपसे फिर से वसूलेंगे पैसा। ये बहुत गलत है। यह वर्ग औद्योगिक विकास के बाद बढ़ता जाता है तथा पहले से ज़्यादा विशाल बन जाता है, यानी पहले से भी ज़्यादा विशाल बनता है। छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले किसान आदि अपना काम त्याग कर अपने पेट भरने के लिए अपनी मेहनत बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो करें भी तो क्या करें, मेहनत बेचेंगे ही, पेट भरने के लिए काम करेंगे ही करेंगे। उत्पादन साधनहीन जो है सर्वहारा वर्ग काम करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। उसके पसीने की कमाई पूंजीपति के ऐश शोहरत और विलासिता की जीवन के लिए खर्च की जाती है। अब देखिए, जो गरीब आम व्यक्ति होते हैं उनके पसीनों की कमाई ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी अपनी ऐशो हैशरत की और विलासी जीवन जीने के लिए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारे सरकार के नियमों को धज्जियां उड़ाते हैं, क्योंकि सरकार उनके लिए ही कार्यरत होते हैं। काम करने वालों को उसके परिवार के जो है पालन पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन भी प्राप्त नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ये लोग मेहनत से कमाते हैं और जब इन कंपनियों के आड़ में फंसते हैं तो अपने परिवार को भी चलाने लायक नहीं रहते हैं और यह वर्ग शोषित, दुखी तथा गुलामी में बंधा रहता है। हर समय जो है आपको मैसेज डालते रहते हैं कि आप नहीं किए तो हम जाएंगे अदालत में, जाएंगे अदालत में जाएंगे। अब यहाँ पर अदालत के सबसे बड़ी प्रश्न उठता है कि जब उन्होंने गलत नीतियों से उनका साइन करवाया फॉर्म, जब गलत नीतियों से जब सामान लेके चले गए, तो यहाँ पर आपने जो है अदालत की क्यों रोक डाली? क्योंकि अदालत भी तो उन्हीं का ही है। फिर मतलब तो यही हुआ कि सरकार भी हमारी है, औकात भी हमारी है। आप तो कीड़े मकोड़े हो, आम व्यक्ति कीड़े मकोड़े हो। आपके पैसों के, आपके खून के पसीनों का हम तो ऐश करेंगे, है बढ़ाएंगे, हम तो एसी में रहेंगे। सोचिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। हम आज भी गुलाम हैं, हम कल भी गुलाम थे और हम आने वाले समय में भी गुलाम रहेंगे। इन्हीं कारणों से, इन्हीं कारणों से शोषित, दुखी और गुलाम में बंधा रहता है। कहते हैं जीवन श्रम के आधार पर ही व्यतीत होती है, क्योंकि उत्पादन साधनों की कमी के कारण वो और भी काम नहीं कर सकता। इन दोनों वर्गों के जो है स्वार्थ निम्न होते हैं। इनके स्वार्थ परंपरा पर विरोधी भी होते हैं, यानी एक दूसरे के विरोधी होते हैं और इन दोनों में निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है, जिसके मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। कहते हैं संघर्ष देखिए आज नहीं, हमेशा चलता रहा है और इस वर्ग साधन का नतीजा यह निकलेगा कि पूंजीवादी वर्ग विनाश हो जाएगी। जनरल सी बात है, अगर ऐसा नीति रहा तो कोई ना कोई व्यक्ति जो होगा ऐसे पूंजीपतियों का विनाश करना सुनिश्चित कर देगा, क्योंकि यह अत्याचार पर आधारित होती है तथा अत्याचार कभी अस्थायी नहीं होती है। आगे हम अगर बात करें तो कहते पूंजीपति संघर्ष में घी आग का काम करते हैं, यानी पूंजीपति के कारण जो है आम गरीब व्यक्ति जो है जीवन यापन सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। पूंजीपति में कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो इस संघर्ष को और ज़्यादा उत्साह देकर काम करने वालों को जो है पूंजीपतियों के विरोधी करने के लिए प्रेरित करती है। इसी के अंतर्गत जो है पूंजीवादी का विकास सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन की जो है शुरुआत असीमित युग की नीति के कारक करके पैदा हुई है, कारण पैदा हुई। जनरल सी बात है, समानवादी युग के नीतियों के कारण पैदा हुई है और समानती सामाजिक व्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन आम करके स्थानीय उपयोग का उद्देश्य भी होता था। उसके पश्चात कहते हैं अलीम ने साफ शब्दों में इस बात को जो है रखा था कि अर्ध गुलाम किसान अपने लिए तथा सामाजिक आकारों के लिए अनाज, कपड़ा तथा दूसरे वस्तु पैदा करते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा तैयार होने लगी, भाव जब पुण्य समूह विशेष की जरूरतों से ज्यादा उत्पादन होने लगा, तब वो बेचे हुए ज्यादा उत्पादन को दूसरे देशों में से आया, उसी देश में दूसरे देशों में लाई गई चीजों के बदले बेचा जाने लग गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एज उत्पादन निजी उद्योग के लिए न होकर एज अ पॉसिबल होने लगा। डू नॉट थिंक सब्सक्राइब एंड सेव इन योर मोबाइल। लाभ की जो है इच्छा जागी और इसी कारण से जो है समाज टूटने भी लगा। इसी तरह पूंजीवादी शुरुआत हुई जिसमें किसी के पास जो है उत्पादन के साधन थे, उत्पादन के यंत्रों की खरीद करने की क्षमता थी, जबकि दूसरे और ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन ही नहीं थे। जनरल सी बात है, आम गरीबों के पास साधन नहीं होती है, लेकिन पूंजीपति के पास सभी संसाधन होते हैं। केवल शारीरिक श्रम तथा इसी का मार्क्स के अनुसार जिनके पास उत्पादन साधन थे वो पूंजीपति हो गए और जिनके पास श्रम के अलावा कुछ नहीं था वो श्रमिक हो गए। आगे जो हमारे समक्ष आया है पूंजीवाद के आधार, यानी फाउंडेशन ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली जो है संबंधित मार्क्स ने कुछ मूल्य आधारों की चर्चा की है जिनकी पूंजी
कहते हैं बिना पूंजीवादी व्यवस्था संभव नहीं है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पूंजीवादी उत्पादन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें आधार काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। और कहते हैं जिनके बिना पूंजीवादी व्यवस्था संभव नहीं है। अगर आधार सही न हो तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है संभव होना कदाचित उचित नहीं रहती है और होना भी संभव नहीं है। ये मूल्य आधार कुछ इस प्रकार से है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करना है। यानी सबसे पहले अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू, यानी अतिरिक्त मूल्य। यानी मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आरंभ होने के बाद जो है काम करने वाले अपने पूंजीपतियों के जो है उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे। ये साफ शब्दों में यहाँ बताया गया है कि अगर देखा जाए तो पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के आरंभ होने के बाद काम करने वाले पूंजीपतियों के उपयोग के लिए वस्तु का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इनके उद्देश्य से करते थे कि पूंजीपति उन वस्तुओं को बेचकर लाभ प्राप्त कर सके। यानी समाज के लिए नहीं की जाती थी, सिर्फ लाभ के लिए की जाती थी। और इस तरह तैयार की गई वस्तुओं को मार्क्स ने माल यानी कमोडिटीज कहा। माल का भाव उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन बाजार में बेचने की दृष्टि से किया जाता है। और इस तरह की उत्पादन व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम के बदले मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा उत्पादन के साधनों का स्वामी और भाव पूंजीपति जो है लाभ प्राप्त करते हैं। जनरल सी बात है, जो मजदूर होते हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपये का जो है फ़ायदा करवाते हैं, लेकिन उसके बदले में सिर्फ उनको मजदूरी मिलती है, क्योंकि वह श्रमिक जो है अपने श्रम को बेचते हैं और उसके बदले सिर्फ उनको मजदूरी प्राप्त होती है। जनरल सी बात देखिए, आज के समय देखिए बड़े बड़े अगर फैक्ट्री खोली जाती है, बड़े बड़े शोरूम बनाई जाती है तो उसमें मजदूर कार्यरत होते हैं, मालिक तो सिर्फ बैठे होते हैं। सारे जो होते हैं काम करके पूंजीपतियों के लाभ के लिए कार्यरत होते हैं। और इस लाभ का मुख्य कारण जो है मार्क्स के अनुसार माल के उत्पादन के मूल्य से ज़्यादा बेचना नहीं, बल्कि काम करने वाले द्वारा जो ज़्यादा मूल्य पैदा किया जाता है वही पूंजीपति का मुनाफा होता है। यानी जनरल सी बात है, जो सामान बेची जाती है उसे कई कीमतों पर वो बेचते हैं और पूंजीपति जो है मालामाल हो जाते हैं। इसमें से पूंजीपति काम करने वाले को कुछ नहीं देता है, क्योंकि जो मजदूरी ने उन्होंने पहले ही जो है कीमत फिक्स रखते हैं। और इवन कि कहीं जगह तो ये भी देखने को मिला है कि पूंजीपति जो है उनके कामों का भी जो है अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं। जो पूंजीपति जो होते हैं वो काम जो कर रहे होते हैं, जो मजदूर, उनके पैसे भी पूरा नहीं देते हैं। यानी बात इसमें ये संदर्भ में कहा गया है कि मार्क्स ने मूल्य का उपयोग दो अर्थों में किया है। पहली किस्म का मूल्य जो है भावनात्मक होती है, यानी भाव उससे संबंधित होती है, जैसे प्यासे के लिए पानी का मूल्य। परंतु जब किसी वस्तु को उत्पादन द्वारा बाजार में बेचा जाता है तो उसे वस्तु का बदला हुआ रूप जो है रुपये से मापा जाता है। जनरल सी बात है, जो वस्तु अगर आप बाजार में बेचते हो तो उसको रुपयों से जो है मापा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस वस्तु उत्पादन में जितनी मेहनत लगती है उसका विनिमय मूल्य उतना ही ज़्यादा होता है। और यह बदलता मूल्य वस्तु के उत्पादन में समाज दृष्टि और जरूरत श्रम द्वारा निश्चित की जाती है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जनरल सी बात देखिए, जो वस्तु का जो है मूल्य बढ़ जाती है, कारण क्या होता है कि उसकी मांग बढ़ जाती है, जिसके वजह से जो है वस्तु का जो है मांग बढ़ेगा और उसका जो है फ़ायदा हमेशा ही पूंजीपति को ही प्राप्त होगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है काम करने की शक्ति का विनिमय मूल्य, यानी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर। मार्क्स के अनुसार जैसे किसी उत्पादित वस्तु का बदलता मूल्य होता है, उसी तरह काम करने की शक्ति या मनुष्य की मेहनत करने की शक्ति का भी बदलता मूल्य होता है। यानी ये साफ शब्दों में यहाँ पर जो है मार्क्स ने कहा था कि उत्पादित वस्तु का जैसे बदलता हुआ मूल्य होता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसका बदलता हुआ मूल्य होता है। पूंजीपति इस श्रम की खरीदा करते हैं। श्रम जो पूंजीपति होता है मजदूरों का श्रम को खरीदते हैं, परंतु पूंजीवादी समाज में पूंजीपति द्वारा श्रमिकों को उस द्वारा उत्पादित मूल्य से कम मूल्य उस श्रमिक को बदले में दिया जाता है। तो जनरल सी बात है, श्रम तो खरीदते हैं लेकिन जो उसने उत्पादन करके दिया है उसके बदले में उसको बहुत ही कम श्रम प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर 6 घंटे काम में काम करने वाले अपनी मजदूरी के बदले मूल्य के बराबर का सामान तैयार करता है, तो उससे कि काम की शक्ति को बनाए रखने के जो मजदूरी मिलती है उससे वह ज़्यादा काम करने में असमर्थ हो जाता है। पूंजीवादी समाज में मजदूरों की श्रमिक शक्ति को बनाए रखने के लिए जो मजदूरी तय है
वह उसके श्रमिक काल के बराबर होती है, जिसमें वो अपनी मजदूरों को के मुकाबले काम करने के ज़्यादा काम करता है। इसलिए काम के अतिरिक्त घंटों में उस उत्पादित मूल्य के अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यानी पूंजीवादी समाज में मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य की वस्तु की बिक्री या लाभ का मुख्य कारण बनता है। देखिए, काम करने की शक्ति का विनिमय मूल्य, यानी काम करने की शक्ति के मूल्य का यही मतलब होता है, अगर विदेश में आप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो वहाँ पर जितने घंटे अगर आप काम करते हो उतने ही घंटे का आपका पैसा जो है निर्धारित होती है, क्योंकि जितना आपने श्रम किया उतना ही आपको मिलना चाहिए। लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था अभी बहुत ही कम है। आज देखिए, जो मालिक सब होते हैं तरह तरह के जो है टाइमों का जो है प्रतिबंधित करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी करवाते हैं, और ये मजदूरी क्षेत्र में अधिक देखने को मिला है। कहते हैं अगर 500 मजदूरी दे रहे हैं तो उनके साथ 6-8 घंटे की जगह वो 12-12 घंटे ही काम करवा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि सर कहने यहाँ पर यही बताया गया है कि जितना काम करने की शक्ति है उतना ही विनिमय मूल्य चुकाना है। लेकिन आज पूंजीपति लोग जो है इसके विपरीत धाराओं में चलते हैं, क्योंकि उनका जो है एक ही उद्देश्य होता है, जितना हो सके लाभ अर्जित करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम यहाँ पर देखें पॉइंट, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ़ायदा या लाभ, देखिए फ़ायदा और लाभ क्या है, यानी प्रॉफिट। इस फायदे के स्रोत का विश्लेषण करने से पूंजीवादी समाज के वर्ग संघर्ष के ऊपर रोशनी पड़ती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वर्ग में संघर्ष कैसे होते हैं। पूंजीवादी काल के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण यही लाभ ही है, कि जो संघर्ष होती है उसका मेन जो मकसद होता है लाभ कमाने का ही होता है, और ये श्रमिक पैदा करता है, परंतु पूंजीपति इसको आप रख लेता है। यानी पूंजीपति जो होता है, जो लाभ होता है वो स्वयं ही रख लेता है। उत्पादन के प्रत्येक उद्योगों में श्रमिकों को होने के कारण पूंजीपति उत्पादित मूल्य का बहुत भाग आप ही हजम कर लेता है, और ये होता ही होता है, जिसमें जर्नली सी बात है। और ऐसा वे कई तरह से कर सकता है। उदाहरण के तौर पर काम के घंटे को बढ़ाकर, मजदूरों को कम से कम जो है पैसे देकर, श्रम की तीव्रता बढ़ाकर पूंजीपति प्राप्त होने वाले मूल्य से बढ़ोतरी कर सकता है, और इसके फलस्वरूप पूंजीपति तथा मजदूरों के बीच निरंतर संघर्ष चलता ही रहता है। आपने आए दिन संघर्ष देखे ही होंगे। तो इसका एकमात्र ही कारण होता है कि जो पूंजीपति होते हैं श्रमिकों को जो है उसको शोषण करते हैं, इसे शोषण का ही नाम दिया जाता है, और ये संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। आपने देखा होगा आए दिन मजदूर जो होते हैं हड़ताल कर रहे होते हैं, कारण कहीं ना कहीं इसी का ही रूप देखा जा सकता है। तो आप समझ गए कि पूंजीपति किस प्रकार जो है आम लोगों को लूटते हैं। और आज देखिए, अगर पूंजीपति आज ख़त्म हो गया तो बड़े बड़े लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज जो लूटने वाला काम है, देखिए पहले साहूकार लूटा करते थे आम गरीबों के, आज फाइनेंस कंपनियां कर रही है। कि पहले के समय देखिए साहूकार होता था, वो लोगों को ऋण देता था और उसके बदले में तरह तरह के साइन करवा लेता था, जबरन साइन करवाता था। ठीक है, ये तो पहले के समय की स्थिति थी जब साहूकार लोग होते थे। लेकिन आज यही काम जो है फाइनेंस कंपनियां कर रही है। कहते हैं रूप वही है, सिर्फ इनका चेहरा बदल गया है, एजेंसियां बदल गई है, काम वही है। पहले साहूकार लूटने वाला काम करते थे, आज फाइनेंस कंपनियां लूटने वाले काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो होता है रूल रेगुलेशन में पारदर्शिता नहीं होती है। लेकिन ये कभी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनकी जो है रोजी रोटी चलती है तो आम गरीब बंदों के कारण ही चलती है। अगर जब आम गरीब बंदे उनसे अगर फाइनेंस करवाना बंद कर दे तो जर्नल सी बात है इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि आम गरीब बंदों को लूटिए नहीं, जो प्रावधान है उसको निभाइए। कहते हैं, मैंने आपको पहले भी इस बात से अवगत करवाया था कि ये लोग जो है एनओसी के नाम पर आम लोगों को बहुत लूटते हैं, जो सही नहीं है। आगे जो हमारे समक्ष आया है वर्ग संघर्ष, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा पॉइंट जो है क्लास स्ट्रगल, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मार्क्स के अनुसार जब तक जो है पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगा तब तक जो है संघर्ष भी चलता ही रहेगा। मैंने आपको साफ शब्दों में बताया था कि पहले जो है साहूकार लोग लूटा करते थे और आज के समय जो है फाइनेंस कंपनियां लूट रही है। दोनों का काम एक ही है। पहले के समय साहूकार जो होते थे ऋण दिया करते थे आम गरीब व्यक्तियों की, आज के समय ये काम जो है फाइनेंस कंपनियों ने उठा लिया है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, लाभ कमाना। ये कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है कि जो गरीबों से ही कमाते हैं वो गरीबों को ही लूटते हैं। ऐसा क्यों? पहले के समय ये ऐसा नहीं हुआ करता था। कहते हैं आज जो है बड़े बड़े फाइनेंस कंपनियां जो है एनओसी के नाम पर लोगों को लूटती है।
लोगों को डराती है, अदालत की धमकी देती है। तो इसका मतलब अदालत और बड़े बड़े जो जजमेंट भी उन्हीं के साथ है। इसका मतलब कारण तो यही हुआ ना कि डराने का मतलब क्या हुआ? जब यहाँ पर अगर कानून भी उनके साथ है तो किस लिए? कि आम गरीब को लूटने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आखिर हमारे भारत के कानूनों को क्या हुआ है कि पहले भी साहूकार से आम लोग त्राही त्राही मच रो रहे थे, और आज भी फाइनेंस कंपनियों के आड़ में चक्कर में फंस के आम लोग जो है खून की आंसू रो रहे हैं। तो कहते हैं बात तो वही रह गई, समय बदल गया लेकिन कार्य वही है। तो इन्हीं कारणों से वर्ग संघर्ष सदैव चलता ही रहता है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स अनुसार जब तक पूंजीवादी व्यवस्था कायम रहेगा तब तक जो है संघर्ष चलता ही रहेगा। प्राथमिक अवस्था में श्रमिक छोटे छोटे दलों में अपने मालिक से निजी तौर पर संघर्ष करते ही रहे हैं और सदैव करते ही रहेंगे, परंतु जैसे जैसे यह संघर्ष उग्र रूप धारण करता है वैसे वैसे एक तरफ से श्रमिक यूनियन की स्थापना भी हुई है। अब देखिए, श्रमिक यूनियन भी बनाया गया है, लेकिन इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। आज यूनियन के लोगों को पैसा दे दीजिए, कहानी ख़त्म हो जाएगा, न तकलीफ कोई होगा न कुछ होगा। तो क्या है, आज कहते हैं रूप बदलता है लेकिन उसका जो है घुसखोरी की जो करप्शन की बात रहती है वो बरकरार रहती है। दूसरी तरफ मालिक अपने जो है संघों की स्थापना भी कर लेते हैं और इस तरह वर्ग संघर्ष संगठित रूप से धारण करता है, और यह किसी पूंजीपति विशेष के विरोध में न होकर समूचे पूंजीवाद के विरोध में है। और यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद क्रांति का एक रूप धारण कर लेता है। पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर श्रमिक नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूंजीवादी व्यवस्था को बदलकर श्रमिक जो है नई सामाजिक व्यवस्था को कायम करते हैं। मार्क्स ने अपने अध्ययन दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद की जो है समाप्ति अटल है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन की संरचना इस तरह की है जिसके उसके विकास के साथ साथ विनाश के बीच भी विकसित होते हैं। जर्नल सी बात है, जब जब ये वर्ग संघर्ष होते रहेंगे तब तब जो है पूंजीपति जो है अपना फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन ये बात गलत होगी। कहते हैं जब जब पूंजीवादी जो है आम गरीबों को लूटेंगे तब तब जो है ऐसे लोग धरती पे आएंगे जो इन पूंजीवादियों को कुचलेंगे। क्योंकि जर्नल सी बात है, अगर वर्ग संघर्ष को रोकना है तो पूंजीवादियों को जो है अपने विचारों को बदलना होगा। कहते हैं लाभ तो कमाइए लेकिन जो है आम गरीबों को शोषण न कीजिए। शोषण कीजिएगा तो ये जो है उग्र रूप धारण करेंगे ही करेंगे और वर्ग संघर्ष सदैव चलता रहेगा। कहते हैं लगातार वर्ग संघर्ष पूंजीवादी का मुख्य लक्षण रहा है, और संघर्ष चाहे उत्पादन की दूसरी किस्म की व्यवस्था में ही रहता हो, परंतु पूंजीवादी काल में यह संघर्ष संगठित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में बदल जाती है। दोस्तों, अगर इस बात को अगर हमने पढ़ा, जाना, समझा, यहाँ पर यह बात साफ शब्दों में है कि पूंजीवादी गरीबों को लूटते हैं, ये आम है। ये तो आपको मैंने कई उदाहरणों से बताया, चाहे वो फ़ोन के अंतर्गत हो, चाहे फाइनेंस कंपनियों के अंतर्गत हो। ये आधुनिक युग की समस्याएं हैं जिस पे किसी का भी नज़र नहीं जाता है। आपको पता ही था, समझ ही था कि पहले के समय में लोग मोबाइल इस्तेमाल करते थे तो उनकी लिमिटेड बात होती थी, कुछ समय के लिए होती, कुछ अंतराल के लिए होती थी। लेकिन आज देखिए घंटों घंटों फ़ोन पे लगे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कारण क्या है? हमारे देश को जो है कहते तहस नहस करने का विचार इन पूंजीपतियों का है, क्योंकि आपको भी समझ है कि जितनी रेडिएशन जो होती है फ़ोन से निकलती है उतनी रेडिएशन कहीं और से नहीं निकलती है, जिनके कारण न जाने कितने तरह के जीव जंतु जो है अपनी प्राण की आहुति दे दिया। लेकिन फिर भी हमारे देश के गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आई और इन्होंने 4G की जगह 5G का प्रावधान कर दिया भारत देश में। तो सोचिए इसके कारण कितनी मानसिकता पे फ़र्क पड़ता होगा और कितने बच्चों पे ये फ़र्क पड़ेगा। तो समझ में आ गया ना कि भारत में पूंजीपति जो सिर्फ अपने कमाई के लिए बना रखा है और ये लोग जो हैं विदेशों में अपने महल बना रहे हैं। कारण यही है कि उनको पता है कि भारत में आने वाला समय में बहुत तरह की समस्याएं पैदा होगी, जैसे वो लोग इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। लेकिन ना तो भारत देश की सरकार समझ रही है, ना आम गरीब व्यक्ति समझ रहे हैं कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल कम से कम करें उनका उतना ही फ़ायदा रहता है और हम पे इसका प्रभाव नहीं होता है। आज देखिए आँखों की प्रॉब्लम, दिमागों में टेंशन सब मोबाइलों के कारण ही उत्पन्न हो रही है।
और ये सब पूंजीपति इसी को ही अपना बिजनेस बना रखे हैं, अपना जो है पैसों का जरिया बना रखे हैं। और ये बात भारत के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है वो है पूंजीवाद की विशेषता। पूंजीवाद की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने चर्चा कर चुके हैं पूंजीवाद के बारे में, तो उसकी क्या विशेषता है, तो इसके बारे में जानना और भी दिलचस्प रहेगा एमए सोशियोलॉजी के अंतर्गत। कहते हैं उपयोग विवेचन के आधार पर पूंजीवाद की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली यहाँ पर बात आती है, पूंजीपति श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूंजीपति जो है श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं। यानी श्रमिकों की बढ़ोतरी पूंजीपति को इस बात की प्रेरणा देता है कि जो कम से कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हो जाए, उस तनख्वाह में ना तो उसकी अपनी और ना ही परिवार ज़रूरतें पूरा होती है, पर फिर भी श्रमिक अपने श्रम को बेचने के लिए मजबूर रहती हैं। पूंजीपति श्रमिकों की मजदूरी का लाभ उठाकर उनको जो है कम से कम तनख्वाह देकर अपनी जो है तिजोरियां भरते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि अगर जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जिस देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर अगर जो कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा, वहाँ पर काम एक है और काम करने के इच्छुक व्यक्ति 10 हैं, तो जर्नल सी बात है, इससे क्या होगा, पूंजीपतियों को बहुत ही मुनाफा होगा। पूछिएगा कैसे? तो देखिए अगर काम एक है, करने वाले 10 हैं, तो जर्नल सी बात है पूंजीपति उसको ही हायर करेगा जो कम वेतन पे बात मानेगा। जर्नल सी बात है जो बहुत काफ़ी मजबूर होगा, जो लाचार होगा, वो तो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे उसको कुछ भी जो है सैलरी के रूप में मिले। तो ये जो है बहुत ही बुरी समस्या है भारत के लिए, क्योंकि ये जो है ये बताती है कि भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है वो घर कर गई है, और इसका फ़ायदा जो है पूंजीपति बहुत ही आसानी से उठाते हैं कि इनके जो है श्रम को खरीदते हैं, लेकिन बहुत ही औनी कौड़ी भाव में खरीदते हैं, और उनको जो है सारे जो रकम बचती है वो अपनी तिजोरियों में भर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीपति श्रमिकों को कम वेतन देना शुरू करते हैं किन कारणों से। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें, जो कि विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है पूंजीवाद की, श्रमिकों को मजबूरी उनके काम में घंटों को बढ़ाकर पूंजीपतियों को ज़्यादा कमाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब बात जो है पहले पॉइंट के साथ ये भी जुड़ा है कि मान लीजिए आप काम करने के लिए तैयार हो गए, आपको ये भी कहा जाए कि आपको 2 घंटा या 5 घंटा एक्स्ट्रा करना है, फिर भी आप तैयार हो जाओगे। कारण क्या है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। अगर आज काम आप नहीं करने जाओगे तो जर्नल सी बात है आपके बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा, और इसका फ़ायदा जो है पूंजीपति बहुत ही जो है आसानी तरीके से उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए भारत में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती और नहीं होती, तो शायद आप अपना जो आपका मजदूरी बनती है वो आप पूंजीपति से मांगते, तो पूंजीपतियों को भी मजबूरन देना पड़ता, क्योंकि भारत में तो बेरोजगारी की समस्या है ही नहीं। लेकिन जब बेरोजगारी की समस्या रहेगी, एक कार्य करने के लिए 10 व्यक्ति ललायत होंगे, तो जर्नल सी बात है यहाँ पूंजीपति का जो है वर्चस्व बढ़ेगा। और इसी बात को कार्ल मार्क्स ने भी कहा था। कार्ल मार्क्स ने साफ शब्दों में कहा था कि श्रमिक मजबूर होते हैं, श्रमिक जो होते हैं मजबूर होते हैं, इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यह बात पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, और पूंजीपति इसका बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फ़ायदा उठाता है। तो पूंजीपति काम के घंटों में बढ़ोतरी भी कर ज़्यादा देर तक ये काम का जो है मेहनताना देकर अपना लाभ बढ़ाते जाते हैं। यानी पूंजीपति का यहाँ पर देखा जाए तो एक ही रोल है कि वो अपनी तिजोरी कैसे भरे, इस पे उनका जो है बहुत काफ़ी जो है कंसंट्रेशन रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है पूंजीपति श्रमिकों को जो है शोषण करते हैं, और ये शोषण आज आधुनिक युग में भी हो रहा है। अगर आप चले जाओ किसी फैक्ट्री में, तो पुरुषों का तनख्वाह कुछ और होगा, स्त्रियों की तनख्वाह कुछ और होगा काम वही,
आज देखते ही हो कि मैक्सिमम दुकानों पे लड़कियों को काम पे लगाया जाता है, तो उनको कम से कम सैलरी पे लगाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी कम सैलरी मैं इनको दूंगा उतना जो है मेरे लिए मुनाफा बढ़ेगा, चाहे काम उतना ही क्यों ना हो। तो आज भी हम इन्हीं चीज़ों से जूझ रहे हैं। कारण सबसे बड़ी यही है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या आए दिन बढ़ती चली जा रही है, और सरकार जो ये कहती है कि हम तो अब चांद पे पहुंच गए हैं। उसके पश्चात अगली पॉइंट जो हमारे समक्ष आया है, पूंजीवाद में धन कुचेकर एक हाथ में इकट्ठा है। बात यहाँ पर सही है कि जो भारत का जो धन है वो इक्का दुक्का हाथ में ही सिमट के रह गया है। आज राजनीतिक नेता हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास धन का जो है बेखुमार जो है धन है। अगर आपको मैं बता दूं, एनालाइज कर दूं राजनीतिक नेताओं की, तो जो 5-10 साल पहले या 5-6 साल पहले जिनको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था, जो एक आम व्यक्ति की तरह थे, आज वो राजनीतिक में आ गए और उन्होंने जो है अरबों रुपया करोड़ रुपया का जो है अपना महल खड़ा कर दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सारे के सारे पैसा वो आया कहाँ से? क्या उनको तनख्वाह में दी गई, या उन्होंने चोरी की, या भारत के गरीब लोगों के खून पसीना को जो है हथिया लिया, या सरकार ने जो पैसा इनको जो है विकास के ऊपर लगाने के लिए कहा, उन्होंने 10 रुपया लगाया और 100 रुपया जेब में रखा? क्या इन कारणों से हुआ? क्या भारत की जनता ये पूछ नहीं सकती ऐसे मंत्री लोगों से? देखा जाए तो वो व्यक्ति पहले जो है पैदल यात्रा करता था और आज करोड़ रुपया की गाड़ी में यात्रा कर रहा है। क्या इन्हीं सालों में ये इतनी धन कमा लिया कि वो उस राज्य का जो है राजा बन गया? तो ये दोस्तों यही होता है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम गरीबों के लिए नारा लगाते हैं, गरीबों के हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, सिर्फ वो अपनी ही विकास कर रहे होते हैं। और भारत की जनता आज तक इस बात को समझ नहीं सकी कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत है। वो कहते हैं सिर्फ एक ही बात कि हर कोई जो है ऐसा ही है। तो हम क्या करें? आप एक कार्य कर सकती हो। आपको पता है कि आजकल इलेक्शन में एक और ऑप्शन आती है नोटा का। नोट एलिजिबल एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नोटा जो होती है उसको दबाइए, से पता तो लग जाए कि हमें सरकार में कोई पसंद नहीं, सब के सब जो है भ्रष्ट हैं। तो इससे भारत के जो है नेताओं को भी इस बात का एहसास हो जाएगा। लेकिन हम तो हैं लालच में आ जाते हैं, जाके जो लालच अधिक देता है उस पर हम दबा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। आज भारत को अगर खोखला भारत हो रहा है तो इसके पीछे राजनीतिक नेता ही हैं। इस बात को अगर आप नहीं समझोगे तो जर्नल सी बात है, जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। और यही बात हमारा अगला पॉइंट भी कहता है कि पूंजीवाद में धन कुचेकर हाथों में ही इकट्ठा हो जाते हैं। कारण क्या है? पूंजीवाद जो है धन का कुचेकर हाथों में इकट्ठा होना इसको ज़्यादा दूषित कर देता है। जनरल सी बात है, अगर हर एक व्यक्ति के पास रहे तो इसका अच्छा सा जो है बैलेंस बनेगा, लेकिन कुछ ही एक हाथों में जो है ये सिमट के रह जाता है। पूंजीपति ज़्यादा लाभ कमाने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। व्यापक स्तर पर उत्पादन करने से उनका ज़्यादा लाभ होता है। जिस पूंजीपति के पास जितनी ज़्यादा पूंजी होती है वो उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी कर सकता है, और इसका नतीजा यह निकलता है कि छोटे तथा मध्य वर्गीय पूंजीपति अपनी वस्तुओं को उनके मूल्य में नहीं बेच पाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उनके मुकाबले में वे हार जाते हैं तथा उनके कारखाने आदि बिक जाते हैं। आपने देखा होगा, इसके अंतर्गत मैं जो है मोबाइल कंपनियों की तरफ इशारा करूंगा। ऐसे बहुत से कंपनियां थी जो पहले बहुत काफ़ी चलती थी। जैसे आपको पता है नोकिया की पहले बहुत मांग होती थी और इसके जो है कॉस्ट भी थोड़े महंगे महंगे होते थे। लेकिन जब दूसरे कंपनियां सब आ गई तो इनकी कंपनियां जो है ठप पड़ गई और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर दिया, पर नाम से भी नहीं चला। अंत में उन्होंने वही नाम रखा, बट उनकी सामान जो है बहुत ही कम बिकने लगे। तो यही बात होती है। जैसे आपको पता है रिलायंस कंपनी जब आई तो इन्होंने जो है साल भर जो है लोगों को फ्री का लालच दे दे के लोगों को आदी बना दिया। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, सभी जो है रिचार्जों को अपनी मनमर्जी से जो है बढ़ा चढ़ा के डाल दिया। अब लोग ने सबने सिम खरीद लिया, सबने लोग उसका इस्तेमाल करने की आदी हो गए, तो सब ने जो है
इसी कंपनी का इस्तेमाल किया और इन्होंने जितना पैसा मांगा गया उन्होंने बेखूबी दिया। और आज देखिए हर रिचार्ज का जो है बहुत ही महंगा है। मैं तो ये समझता हूँ कि पहले के समय में जब 20 रुपया 30 रुपया का रिचार्ज होता था तो कितना सरल था। लोग फ़ोन पे भी बात करने से पहले 10 बार सोचते कि मुझे अधिक बात नहीं करना है, जो काम की बात होगा वही करना है। लेकिन आज जो है कॉल फ्री हो जाने के कारण लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है फ़ोन पे लगे रहते हैं। क्या इससे हमारे समाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आज देखिए बच्चे जैसे ही इंटरनेट खोलते हैं उस पर जो है न चाहने वाला चीज़ भी उनको नज़र आती है। तो आज के बच्चा बिगड़ेगा नहीं तो क्या सीधा होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पूंजीपति अपने लाभ कमाने के कारण वो सभी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे देश को खोखला करने के लिए पर्याप्त है। आने वाला समय में देखिएगा हमारा नौजवान जितने भी दोस्त भाई बंधु हैं सब के सब मानसिक तौर से कमज़ोर हो जाएंगी क्योंकि ये नेट जो है इसमें अच्छी बातें कम और बुरी बातें अधिक नज़र आता है। और इन सब के कारण जो है कुछ एकड़ धन का जो है पूंजीपतियों के हाथों में चला जाना। अगर देखा जाए, अगर आप वर्ल्ड के अंतर्गत एनालाइज करोगे ना तो भारत में 1 ही 2 व्यक्ति होंगे जो कि मिलेनियम में आते होंगे, जो करोड़पति में आते होंगे, अरबपति में आते होंगे, बाकी कोई नहीं। और जनरल सी बात है ये या तो कंपनियां होगी, मोबाइल फ़ोन की कंपनियां कोई होगा या गाड़ी मोटर का ही होगा। जनरल सी बात है, आपको पता ही होगा। और ये लोग भी भारत के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ये रहते भारत में हैं, काम भी भारत में करते हैं और इनके सपने विदेश का होता है। और ये विदेश में जो है एक लैंड खरीद रहे होते हैं, एक अपने सपने का महल बना रहे होते हैं। तो जनरल सी बात है भारत में कोई विकास होने का संभावना नहीं है क्योंकि जब जो पैसे भारत के थे वो विदेशों में इन्वेस्ट हो रहे हैं अधिक से अधिक। तो जनरल सी बात है भारत के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएगी? इसके बारे में हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे आगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं एक व्यक्तियों की धन इकट्ठा हो जाना हमारे देश को खोखला ही करता है। मध्यवर्गीय भी निम्न जो वर्ग भाव श्रमिक को मिल जाते हैं तथा श्रमिक की गिनती बढ़ जाती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े कंपनियां जो होती है सामानों को जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देती है, जिससे छोटे छोटे कंपनियां जो होती है बंद हो जाती है। तो इससे ये होता है कि जो कंपनियां हैं उसी की बोलबाला चलती है। अगला पॉइंट की तरफ अगर हम रुख करें, मशीनों का प्रयोग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मशीनों का प्रयोग देखिए, मशीन तो आपको पता है कि न जाने लाखों लोगों की जो है हाथ काट दी है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा लाख की चूड़ियाँ 8th क्लास के बच्चों के लिए था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसमें बहुत बड़ी बात बताई गई है कि पहले जो हाथों से कार्य होते थे आज जो है मशीनों के से हो रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों मजदूर के जो है हाथ कट गए। तो यह मशीनों का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है पूंजीपतियों के लिए। पूंजीपति यंत्रीकरण द्वारा जो है 50 काम वाले का काम एक बटन दबाकर ही श्रमिक द्वारा करवाते हैं। अब जनरल सी बात है, जो 50 श्रमिक पहले मिल के करते थे आज जो है मशीन एक श्रमिक चला रहा है। तो जनरल सी बात है जो है 49 श्रमिक के जो है हाथ कट गए, यानी उनका जो है जीवन गरीबी में धकेल दिया गया। इसका बुरा नतीजा यह निकला है कि समाज में भयंकर रूप से बेरोजगारी फैली है। बेरोजगारी किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा अभिश्राप होता है और भारत में तो इतनी बेरोजगारी है जिसकी आप कल्पना करना आपके लिए संभव नहीं होगा। तभी तो भारत में आए दिन जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद जो है ये बड़े बड़े लोग करवाते ही रहते हैं, क्योंकि उनसे उनकी मकसद पूरा होता है। क्योंकि सभी लोगों का एक ही मकसद होता है, राजनीतिक में अपना सिक्का जमाना। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के लिए। अगली पॉइंट यहाँ आता है, पूंजीवाद उत्पादन तथा बांट में संतुलन रखने में असमर्थ। कार्ल मार्क्स का विचार है कि पूंजीवाद उत्पादन तथा बांट में असंतुलन कायम रखने के लिए असमर्थ रहता है और इसका नतीजा यह निकलता है कि काम करने वाले जो है खरीद शक्ति का पतन हो जाता है। यानी जो खरीद शक्ति होती है उसका जो है पतन हो जाना स्वाभाविक रहती है। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा धन अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं तथा काम वालों को तनख्वाह भी कम देते हैं। और इवन कि कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिला कि वो तनख्वाह देते भी नहीं हैं। ये बहुत बुरी घटना है दोस्तों कि लोगों से काम करवा लेते हैं ये लोग और जब पैसा लेने जाते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। और ये मेरा निजी भी अनुभव है। कहते हैं काम करने वालों को वस्तु जो है लागत कीमत पर भी प्राप्त नहीं होती है, उनको ज़्यादा मूल्य देना भी पड़ता है। तो ये काफ़ी यहाँ पर विडंबनाओं से भरी हुई समस्याएं हैं। आमदन कम होने पर खरीद शक्ति का पतन हो जाता है और इसके फलस्वरूप पूंजीपति जो है
लगते हुए परिवार के वस्तु प्रदान करने की जगह उनके समुद्र में डुबोकर अथवा जलाकर नष्ट कर देते हैं। तो ये जनरल सी बात है कि गरीबी तो रहती रहती है और भी गरीबी उन पर चढ़ जाती है। जैसे आपने को पता ही होगा कि एक किसान ने क्या किया, कर्ज लेके अपनी जो है फसल को उगाया, ठीक है। कहते हैं आधे फसल तो कहते हैं प्राकृतिक की भेंट चढ़ गई और जो उसका उत्पादन हुआ वो भी जो है साहूकारों के हाथों में चली गई, क्योंकि उन्होंने कर्ज उठाया था। जो कर्ज उठाया था उसका और भी उन पे कर्ज है। यानी उन्होंने बहुत मेहनत से कृषि किया, लेकिन ना तो अपने बच्चों को पेट भर पाए, न जीवन यापन उनका चल पाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं आज हर कोई लूटने पे लगा हुआ है, समझे। यहाँ पर यही बात दर्शाया गया है कि पूंजीपति उत्पादन बांट में संतुलन रखने में असमर्थ है और वो हमेशा ही जो है लोगों को डुबोकर अथवा जलाकर नष्ट करने के फिराक में रहते हैं। अब मैंने पहले भी इस बात पे बता चुका हूँ कि आज जहाँ पर पहले साहूकार हुआ करते थे, बड़े बड़े जो है सेठ हुआ करते थे, आज इसके जगह पर फाइनेंस कंपनियों ने ले लिया है, जो लोगों को बरगला रहे हैं और लोगों से जो है बेमर्जी लूट रही हैं। और इससे जो है कहते हैं समय तो बदल गया है, समय हम आधुनिक युग में आ गए हैं, लेकिन समस्याएं जैसे का तैसा ही है। बर्नज ने इस बात को इस तरह दर्शाया है कि गेहूं तथा दूसरे उत्पादित सामग्री नष्ट कर दी जाती है तथा बेरोजगारी व्यक्ति तथा उनका परिवार भूख तथा बीमारी के जकड़ रहते हैं। आर्थिक मतवारा पूंजीवादी अर्थ जो व्यवस्था में अक्सर 15 से 20 साल बाद आता है। तो जनरल सी बात है, हमारा देश जो आधुनिक युग है, हम आज भी जो है बेरोजगारी और भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि समस्या ही यहाँ पर जो है विचित्र और जटिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट की तरफ नज़र करें तो पूंजीवाद समाजवाद तथा संसार जंग का समर्थन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण अगला पॉइंट भी है, पूंजीवाद साम्राज्यवाद तथा संसार जग समर्थक। मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद तथा जो है संसार जंग के उत्साहित करता है। जब पूंजीपति अपने देश में कच्चा माल तथा उत्पादन की खपत की समस्या को हल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपना ध्यान दूसरे अविकसित देशों की तरफ लगाना पड़ता है। जनरल सी बात है कि जब पूंजीपति जो है अपना सामान का खपत अपने देशों में नहीं करते हैं, तो उनकी नज़र जो होती है दूसरे अविकसित देशों की तरफ होती है। जैसे अभी के समय अगर न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि अफ्रीका के लिए सबका जो है ममता आज बढ़ गया है, सभी उद्योगपतियों का, क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़ी हुई अवस्था में नज़र आती है। और देखा जाए तो अमेरिका हो, सारे देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, सबका जो है रुख भारत की तरफ अधिक है, क्योंकि भारत अभी अविकसित देश है और यहाँ पर बहुत ही जो है आसानी से वो अपनी सामानों को खपत कर सकते हैं। पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं, क्योंकि उनके अपना ध्यान अपने दूसरे अविकसित देशों की तरफ लगाना पड़ता है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का विस्तार करते हैं क्योंकि उनके कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की उनको ज़रूरत पड़ती है और वो बाजार जो है अविकसित देश को ही दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं साम्राज्यवाद पूंजीपतियों जो है पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। बाजार की खोज साम्राज्य का निर्माण करती है। इंग्लैंड का कपड़ा उद्योग बाजार की तलाश के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा भारत में पहुंचे। आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत को जो है अपना कोलिज्म बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। कारण यही था, सबसे बड़ा उनका एक ही मकसद था कि जो उनका कपड़े का बाज़ार है वो इन देशों में खपत हो। इसलिए अमेरिका को भी गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को भी, अफ्रीका को भी, इवन भारत को भी। और आपको पता है भारत में 2.5 साल की गुलामी तो हम भूल नहीं सकते। इस तरह साम्राज्य को दूसरे देशों भी अपने साम्राज्य का निर्माण करते हैं। संसार छोटे बड़े विभिन्न साम्राज्यों में बटा जाता है, पर फिर भी ऐसा गतिरोध पैदा हो जाता है कि साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक साम्राज्यवादी देश दूसरे साम्राज्यवादी देश को हड़पने के लिए हमला आदि करते हैं। जैसे कि आपने प्रथम विश्व युद्ध में भी आपने इस बात को जो है गौर किए होंगे कि वहाँ पर जो है साम्राज्यवादी देश दूसरे साम्राज्यवादी को हड़पने की कोशिश किया और यहाँ पर हिटलर को उदय किया और मुसलिन को किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं मुसलिन और हिटलर जो है कई छिने हुए राज्यों को अपने राज्य में मिलाया और उसने आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी मकसद भी बाद में बदल गई कि दूसरी दुनिया को हड़पने का जो ख्वाब हिटलर ने देखा वो संभवतः पूरा नहीं हो सका और यह हमले संसार जंग को जन्म देती है। जनरल सी बात है, जब ये ज़रूरतें होती है
तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और आज तो आपको पता है कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है वो भी बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। कहते हैं 1.5 साल हो चुकी है, अभी इस युद्ध का विराम अवस्था में आना बहुत ही दुष्कर्म कार्य नज़र आ रहा है। युद्ध द्वारा चाहे व्यापार की हानि पहुंचती है, परंतु व्यापार की कीमतें बढ़ जाने से बुरे नतीजे श्रमिकों को भुगतने पड़ते हैं। जनरल सी बात है, अगर किसी का नुकसान इन कारणों से होती है तो वो सिर्फ श्रमिक को होती है, क्योंकि वो जो सामान बनाते हैं वो नहीं खपत होती है और उनको जो है कई कई महीनों की तनख्वाह जो है उद्योगपति देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कहते हैं श्रमिक पूंजीवादी को बहुत ही कष्टदायक समझते हैं तथा उससे मुक्त होने के लिए विचार भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका विचार क्रांति की तरफ मुड़ता है तथा एक दिन श्रमिक जो है क्रांति पूंजीवादी विनाश का बिगुल बजा देते हैं। अब जनरल सी बात है, जब मजदूरों का जो है बात नहीं चलेगी, श्रमिकों की बात नहीं चलेगी, तो जनरल सी बात है वो जो है क्रांति का बिगुल तो बजाएंगे ही बजाएंगे। आपकी भी बात नहीं पूरी होती तो आप भी जो है घरों में जो है तहलका मचा देती हो। तो ये जनरल सी बात है, जब ये घर की बात वही होती है, ऑफिस की बात वही होती है, सब जगह वही चलती है, सिर्फ करने की आवश्यकता है। अगला जो हमारा यहाँ पर आया है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुकाबला यानी कंपटीशन। कहते हैं पूंजीपति के विकास में मुकाबले की बहुत ही महत्ता है। पूंजीवादी में उत्पादन के दूसरे अंगों की तरह मुकाबले के दो विरोधी नतीजे उत्पन्न होते हैं। एक तरफ मुकाबला के कारण प्रत्येक पूंजीपति उत्पादन खर्च को कम करने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन में वो कम से कम खर्च लगाना चाहते हैं और मुनाफे में अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। आप देखते ही होंगे कि कोई भी वस्तु अगर आप खरीद के लाते हो बाज़ार से, वो जो है बहुत दिनों तक नहीं चल पाती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि जो पूंजीपति होते हैं वो उत्पादन में बहुत घटिया तरह के जो है सामग्री का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको जो है उत्पादन में खर्च कम करने की वो सदैव कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ मशीनों की मदद से कम श्रमिक के द्वारा ज़्यादा माल तैयार करने की फिराक में रहते हैं। और इसके नतीजे के कारण क्या होता है, समाज में आर्थिक संकट पैदा होते रहती हैं। तो आर्थिक संकट पैदा होना एक आम बात होता है। और इस तरह पूंजी का जो है एकीकरण, मशीनों का प्रयोग, उत्पादन श्रमिक शक्ति का उपयोग की कमी तथा श्रमिकों के लिए जो है कम मजदूरी आदि जो है पूंजीवाद के वर्णन योग्य लक्षण यहाँ पर नज़र आता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारे समक्ष है पूंजीवाद का खात्मा, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिग्रेडेशन ऑफ कैपिटल। कहते हैं इसमें मार्क्स ने पूंजीवाद को ख़त्म की बात भी करता है। पूंजीवाद को उपरोक्त लक्षणों के अध्ययन के बाद मार्क्स इस नतीजे पर पहुँचे कि जैसे जैसे पूंजीवाद की प्रगति होती है वैसे वैसे श्रमिक की स्थिति खराब होती है। जनरल सी बात है, अगर पूंजीपति जितना और उनके पास धन इकट्ठा होगा, मजदूरों और श्रमिकों की जो है खराब स्थिति पैदा होगी। पूंजीवाद की हालत दिन दिन जो है अच्छी तरह होती चली जाती है। पूंजीवाद जो होते हैं दिन प्रतिदिन जो होती है उनकी अच्छी हालत होती है और समाज के अंदर भिन्न भिन्न वर्ग कुछ बढ़कर पूंजीवादी के अंदर मिल जाएंगे तथा कुछ घटकर श्रमिकों के अंदर शामिल हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मार्क्स के अनुसार दरमियानों में वर्ग की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती जाएगी। और इस तरह पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में विश्लेषण के मार्क्स ने इस नतीजा निकाला कि पूंजीवाद का समाप्त होना जरूरी है। कहते हैं अगर भारत को सुचारू रूप से चलाना या देश को सुचारू रूप से चलाना है तो पूंजीपतियों को जो है नष्ट होना ही पड़ेगा। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के अंदर उसमें खत्म की बीज छिपे हुए हैं। अगर पूंजीपति को अगर ख़त्म करना है तो उनके अपने ही पूंजीवाद में ही उसके बीज छुपे हुए हैं। उनके अनुसार जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है, श्रमिक का एक दूसरे से वास्ता भी पड़ता है। यानी देखिए, पूंजीवाद तभी विकसित होगा जब श्रमिक उनके लिए कार्यरत होंगे। वह एकता के सूत्र में पिरोए जाते हैं। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में अस्तित्व में आने के कारण संसार स्तर पर श्रमिक एक दूसरे के नज़दीक आने लग पड़ते हैं और उनकी एकता संसार स्तर पर हो जाती है। ऐसी स्थिति में आने पर समूचे तौर पर होकर जो है पूंजीवाद का जो है जुला उतार देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पूंजीपति को ख़त्म करना है तो जर्नल सी बात है, आपको भी समझदार बनना पड़ेगा। और दूसरी बात, सरकार को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा कि ये लोग जो है बेरोजगारी की समस्या से न जूझे। इसे सुचारू रूप से जो है रूल रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। कहते हैं जब तक पूंजीवादी और ये मजदूर वर्ग में संघर्ष खत्म नहीं होगा तब तक भारत जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप अमेरिका की तरफ नज़र करो तो वहाँ पर जो है ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है। कहते हैं वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है काम करता है
और अपने काम का जो है सही मूल्य पाता है। लेकिन भारत में इसके विपरीत है, सभी व्यक्ति काम तो करते हैं लेकिन उसका जो मूल्य होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आगे जो हमारे समक्ष आया है मार्क्स का पूंजीवाद का विरोध। कहते हैं मार्क्स पूंजीवाद के विरोध इसलिए भी था क्योंकि वह जो है लूट खसूट पर आधारित था। कहते हैं अमीर श्रेणी गरीबों को लूट पाट करती रहती है। जनरल सी बात है, जो अमीर श्रेणी के होते हैं वो गरीब को लूटते रहते हैं, वो काम के बदले जो है उनका जो है श्रमण नहीं देते हैं। उत्पादन और बांट के साधनों के जो है ऊपर पूंजीवादियों का नियंत्रण भी इसी तरह के लूटपाट के जन्म देता है। पूंजीवादी सामान्य समाज अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी करते हैं क्यों, जबकि ज़्यादा गिनती जो है भूख मरती भी है, भूखी भी रहती है और बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में पूंजीवादी का विरोधी जो इसका यही मतलब है कि अभी भी भारत जो है देखा जाए यहाँ पर पूंजीवादी का जो है बोलबाला है और यहाँ पर आम गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो पूंजीवादियों को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जर्नल सी बात है, जब उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है तो वो जो है भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर लूटने का काम जो है पूंजीवादियों का है, लेकिन मजबूरन जो है आम मजदूर भी जो है इसके सहारा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा उनका संभव नहीं हो पाता है। आज के समय देखा जाए जिसकी लाठी उसी की भैंस है, यानी अगर पूंजीपति हैं, अगर वो किसी गरीब का शोषण कर रहे हैं, अगर गरीब जो है पुलिस में कंप्लेंट करने भी जाती है तो पुलिस वाले जो है पूंजीवादी की ही बात सुनेंगे, न कि जो है आम गरीब के सुनेंगे। और इस बात को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने साफ शब्दों में अपनी जो है नमक के दरोगा में इस बात को मेंशन किए थे कि किस प्रकार जो है पूंजीपति का ही जो है अदालत भी साथ देती है और न्याय भी उसी की तरफ जाती है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, भारत में ऐसा ही होता है। कहते हैं बड़े बड़े लोग जो है अपराध करके बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन आम गरीब जब पुलिस के चंगुल में फंसता है तो उसका जीवन जो है ख़त्म सा हो जाता है। और पुलिस वाले भी ये नहीं समझते हैं कि हम जो है कानून के रखवाले हैं। कहते हैं कानून के समक्ष चाहे वो पूंजीपति हो चाहे गरीब श्रमिक हो, सब सामान्य हैं, लेकिन वो भी जो है एक तरफा ही फैसला करते हैं। आज के समय में मैं आपको साफ तौर पे कह दूं कि अगर कोई किसी का शोषण करता है ना तो वो पुलिस में न जाके वो आपस में ही बातचीत कर लेता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं पुलिस स्टेशन पे जाऊंगा तो सबसे पहले तो उनकी बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, वो तरह तरह के प्रताड़ना पुलिस वाले देने लग जाती हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन से नकार देते कि वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, न्याय वहाँ पर मिलना ही नहीं है। और इवन कि अगर भारत न्याय प्रणाली की बात करें तो हमारे पास हर एक राज्य में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हमारे देश में है। लेकिन देखा जाए निचली अदालत भी है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पर आज भी केस जो है 50 साल के ऐसे ही पड़े हुए हैं। कहते हैं व्यक्ति मर चुके हैं लेकिन उनकी केस आज भी चल रही है। जब ऐसी समस्या होगी तो न्याय कहाँ पर मिल पाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूंजीवादी श्रमिक पूरी तरह से तनख्वाह नहीं देते हैं। पूंजीवादी श्रमिकों को जो है पूरी तरह से तनख्वाह नहीं देते हैं और उनसे 13 या 14 घंटे काम भी करवाते हैं। श्रमिक अपनी श्रम को वस्तुओं का एक्सचेंज प्राइस वैल्यू बनता है, पर इसका ज़्यादा हिस्सा पूंजीवादी ही खा जाते हैं। जो कुछ श्रमिकों को मिलता है वो उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए थोड़ा ही होता है। तभी तो देखते हो जो महलों का घर बना रहा होता है ना, वो झोपड़ियों में रहता है, ठीक है। जो बड़े बड़े दुकान खोल रखा होता है वो दानों में ही ज़िंदगी जीता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आगे जो है समाजवाद की स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एस्टेब्लिशिंग और सोशलिज्म काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं पूंजीवाद का ख़त्म करने के लिए उत्पादन के साधनों का समाजीकरण जरूरी है। समाजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पुस्तक का मुख्य जो यानी देखा जाए तो यहाँ सेवाइंस के अनुसार कैपिटल्स पुस्तक जो लिखी गई थी, मुख्य मतंत्व यह है कि पूंजीवाद अपने आप को ख़त्म करने के बाद समाजवाद को अपना स्थान देगा। जनरल सी बात है, पूंजीवाद ख़त्म होगा तो समाजवाद की तरफ चलेगा। पूंजीवादियों के आपसी मुकाबले के कारण कुछ एकड़ हाथों में पूंजी आती जाएगी और एकाधिकार कायम ही हो जाएंगी। जनरल सी बात है, आपने इसका एग्जाम्पल जो है श्रीलंका में देखा होगा कि श्रीलंका में जो है चाइना ने उनको उधार दे दे के जो है उनको मजबूर कर दिया और इवन की जो है सारी जो चीज़ों को है हड़पने के लिए तैयार हो गए। और ऐसा ही किया जाता है।
इससे श्रमिकों की जो हालत और ख़राब होती जाएगी। यह सब पूंजीवाद खात्मे की तरफ ले जाएगा। जनरल सी बात है। एक बात तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि पूंजीवादी अगर अभी भी नहीं समझे तो जर्नल सी बात है, पूंजीवादी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, अगर श्रमिक खत्म होंगे तो पूंजीवादी का होना संभव ही नहीं है। कहते हैं पूंजीवादी तभी कहते हैं बने हुए हैं समाज में जब तक श्रमिक बने हुए हैं। अगर श्रमिक नहीं होंगे तो पूंजीवादी का भी अस्तित्व होना संभव नहीं है। आगे है, मार्क्सवाद के पूंजीवाद के अंदर खामियां भी दिखी। कुछ खामियां थी जो मार्क्सवाद ने यहाँ पर बताई। तो ये खामियां कुछ इस तरह थी कि पूंजीवाद में जो है व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही उत्पादन किया जाता है और इस संबंध में सार्वजनिक हितों की तथा श्रमिकों के हितों को सामने नहीं रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी खामियां हैं। पूंजीवाद आर्थिक मतवाड़ों का कारण बनता है, मतवांडों का कारण बनता है और यह आर्थिक सार्वजनिक श्रमिकों को ऊपर बुरा असर डालती हैं और बेरोजगारी पैदा होती है, जिससे श्रमिक की स्थिति दिन प्रतिदिन जो होता है खराब हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात रखता है। देखा जाए तो पूंजीवाद जरूरत से ज़्यादा उत्पादन को जन्म देते हैं। पूंजीवाद जो होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं और कई बार तो कीमत को गिरने से बचने के लिए बनी वस्तु के समुद्र के अंदर फेंकना भी पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है यहाँ पर। ठीक है, आगे का टॉपिक जो हमारे समक्ष रहेगा समाजवाद, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, कहते दोस्तों, अगर आप तिरपान सेंटर का मदद करना चाहते हो, थोड़ा भी मदद करने की है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगा और वो भी जो है एमए के कुछ बातों से एनालाइज कर सकेंगे, समझ सकेंगे। और तिरपान स्टडी सेंटर का यही है कि हमारा भारत देश जो है अच्छा से अच्छा बने और यहाँ पर सबको बराबर का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। जब नोटिफिकेशन मिलेगा ही नहीं तो आप देखोगे कैसे वीडियो और कैसे आगे सिलेबस बढ़ाओगे। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।